नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। मैं हूं दीपेश। दोस्तों, आखिर वो हो ही गया जिसका हमको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका हमारे जो देश के शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुत दिनों से ये मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें चेंज लाया जाए। जो आधारभूत ढांचा है हमारी शिक्षा का, उसमें बदलाव लाया जाए। तो एक बहुत बड़ा बदलाव अब हमें देखने के लिए मिल सकता है अगले 1 या 2 साल में। जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, वो सरकार ने प्रपोज की हुई है, नई शिक्षा नीति 2020। तो इसके जो मेन चेंजेस हैं, क्या बदला है, क्या पहले था, अब क्या होने वाला है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो ये देखने में बहुत ही शानदार लगता है जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति का, जो 2019 में आ चुका है, 31 मई 2019। और वही है, ये पहले आ चुका था ये चीज़, अभी ये प्रपोजल आया है और संसद से ये पारित होने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए, पहले हमारी शिक्षा में क्या चीज़ें थी और क्या चेंज होने वाला है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखने में बहुत ही शानदार है ड्राफ्ट, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आखिरकार इसको लेना ही पड़ा सरकार को, और ये सही अर्थों में बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक हमको बदलाव अपने समाज में, अपने देश में देखने के लिए मिलेगा और हम तरक्की के मार्ग पे वापस आ सकेंगे। देखिए, पहली जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आई थी 1968 में, 1968 में पहली आई थी। तब मिसेस इंदिरा गांधी थी उनके समय पे। फिर 1986 में आई मिस्टर राजीव गांधी, उनके समय पे। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये लगभग 30 साल के ऊपर, 34 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट 2020 में। 1992 में ये जो 1986 वाली पॉलिसी है, इसमें बदलाव ज़रूर हुआ था, लेकिन वो बदलाव हुआ था, सिर्फ नई पॉलिसी नहीं आई थी। तो 2020 की जो पॉलिसी है, ये अपने आप में क्रांतिकारी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानते होंगे, जैसा कि आपने जान ही लिया होगा अभी तक काफ़ी चीज़ों में, तो अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके बारे में सुनकर तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना खुशी की बात है, जिसका बहुत दिनों से हमको बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार हो ही गया वो। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है बदलाव। मेन चीज़ें जो हैं, स्कूली एजुकेशन में क्या हुआ है ये जान लेते हैं, और टीचरों पे कैसे प्रभाव पड़ने वाला है, स्टूडेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे देश में जो 10+2 सिस्टम है वो चलता था पहले। 10+2 मतलब पहली से लेकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक, यानी उसको कहते थे 10। फिर ये +2 जो है वो 11वीं और 12वीं के 2 साल। अब जो है, क्या बदलाव आने वाला है, ये जो सिस्टम है ये होने वाला है 5+3+3+4। इन दोनों को जोड़ने पे आता है 12 साल, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। इसको टोटल करने के बाद कितना आता है, 5 3 8 3 11 और 4 15। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या 15 साल होने वाली है स्कूली एजुकेशन। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हम पहले जो स्कूली एजुकेशन मानते थे, वो शुरू हो जाती थी 6 वर्ष की उम्र से, जब बच्चा 6 साल का रहता था और कक्षा 1 में रहता था, ठीक है, फर्स्ट क्लास में रहता था। अब ये जो 5 है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 साल हैं उसके, वो प्ले स्कूल में रहेगा, आंगनबाड़ी जिसको कहते हैं, KG1 KG2 नर्सरी वगैरह, 3 साल वहाँ रहेगा बच्चा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड ये इसमें आ जाएगा 3+2 में। ये जो 5 है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का जो एजुकेशन है वो है ये 3। फिर 6 7 8 के लिए ये अगला 3, और ये 4 है 9th 10th 11th और 12th के लिए। तो इस तरह से अब बच्चों को शुरू से ही ये जो कंपलसरी एजुकेशन है उसमें शामिल करना है। पहले हम पहले से मानते थे, अब जब बच्चा 3 साल का होगा तब से ही उसको माना जाएगा कि वो जो है कंपलसरी एजुकेशन में आ रहा है, सिस्टम में वो आ रहा है, और उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है शुरू से ही। इन सब चीज़ों की बुनियादी बातें ये हैं कि देखिए, रोट लर्निंग जो है, जो रट्टाफिकेशन है, जो रट कर हमको जो लिखने की आदत है,
उसको ख़त्म करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है जितना कम हो सके, और स्कूल का जो बोझ है उसको कम करना है, बस्ते का बैग का जो बोझ है वो कम करना है, जिसको बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं। और बच्चों को एक्सपीरियंस देना है जीवन से जुड़ के, जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनसे उनसे जुड़कर, और ज़्यादा से ज़्यादा खोज को प्रोत्साहन देना है, रिसर्च को प्रोत्साहन देना है, और बच्चों की जो अंतर्जातीय प्रतिभा है उसको बाहर निकालना है, जिससे उसका रियल अर्थ में जो है नॉलेज को एक्वायर कर सके, ना ना कि सिर्फ किताबों को रट के रट्टू तोता बन कर रह जाए, और रियल लाइफ में जिसको सही मायनों में जिसको नॉलेज बोलते हैं ऐसा उसको बनाना इस चीज़ का उद्देश्य है, इस शिक्षा नीति का। देखिए अब क्या क्या इसमें और पॉइंट्स हैं। ये तो हो गई ये सिस्टम की बात, ये 10+2 पहले था, अब 5+3+3+4 है, तो बात उतनी ही है। इसमें भी 12th तक माना जाएगा एजुकेशन को, ये भी 12th तक ही था, तो बात उतनी ही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बच्चे पे अब शुरू से ही ध्यान देना है, शुरू से उसको बोझ नहीं बनाना है, उसको स्कूल के बैग का, एक्सपेक्टेशंस का, कि इतने सारे उसको काम करने के लिए दे दीजिए हैं स्कूल में। उसको सिखाया जाएगा गेम्स के थ्रू, उसकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी हो सके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी हो सके, और सही मानों में जो उसमें प्रतिभा है वो निखर के सामने आ सके, ऐसा उसको नर्चर करेंगे। और इन सब में स्कूल का, फैमिली का, सोसाइटी का, टीचर्स का, सबका योगदान वांछित है, अपने आप में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है अगले 1-2 साल में। इसके अलावा जो हमारी मदर टंग है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें 5th तक की पढ़ाई कंपलसरी करवाने की इसमें चर्चा की गई है। ऐसा कहा गया है कि 5th तक कम से कम एटलीस्ट अपनी मदर टंग के साथ पढ़े बच्चा, उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस को उसे ऑफ़र किया जाए। और 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाई की बात कही गई है, कम से कम थ्री लैंग्वेज जो है, 3 लैंग्वेजेस में उसको पारंगत होना चाहिए, 3 लैंग्वेजेस उसको आनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहते हैं तो हिंदी अपनी मदर टंग हो गई, तो 5th तक अपन मदर टंग ही पढ़ेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। उसके बाद हमको इंग्लिश वगैरह का प्रपोजल होगा, या हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम कोई भी इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ऐसा भी इसमें कहा गया है। अब होता क्या क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये कागज़ पे ये बहुत ही सुंदर तस्वीर दिख रही है। अब इम्प्लीमेंटेशन किसी भी योजना का उस हिसाब से नहीं हो पाता है, ये हम सब जानते हैं। हो सकता है कि ये जैसा बताया जा रहा है उसका 50% हो, 70-80% भी हो जाता है, तो मैं कहता हूँ बहुत बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है हमारे समाज में, हमारे देश में। और एजुकेशन के लिए ये तो ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट है ही। और कहा भी जाता है कि अगर आप किसी भी देश का विकास चाहते हैं, उसका ढांचा बदलना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान एजुकेशन पे देना पड़ेगा, शिक्षा पे देना पड़ेगा। तो वही हो रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कहा हुआ है नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया में कि जीडीपी का 2.7% ही हम खर्चा कर रहे थे अभी एजुकेशन सेक्टर पे। अब इसको 6% पे लाने की बात कही गई है कि हम एटलीस्ट 6% करेंगे। और वक्त की जो डिमांड है वो भी यही है कि हम शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। और कई सालों से जो शिक्षाविद हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं हमारे देश के, शिक्षाविद और इंटेलेक्चुअल पीपल जिनको कहते हैं, वो बहुत दिनों से ये सिफारिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो लंबे समय के बाद हुआ, लेकिन हुआ। बहुत सारे कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड तो हो चुका है ऐसा सिस्टम, पर अपने देश में अभी आया है। अब बात करते हैं कि बच्चों को आगे जब वो पढ़ेंगे तो और क्या होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा उनको बर्डन नहीं दिया जाएगा, और स्कूल जो रट्टाफिकेशन है, जो किताबी ज्ञान है, उस पर कम दिया जाएगा। उनका जो असेसमेंट है उनकी क्षमताओं के हिसाब से होगा कि उसमें कितनी सीखने की क्षमता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे। इवेल्युएशन एग्ज़ाम के थ्रू भी होगा, जो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है वो सब भी होगा, लेकिन उसमें और क्वालिटीज़ क्या हैं ये भी बहुत मायने रखेगा। इसके अलावा 6th क्लास से बच्चे जो लोकल पीपल हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कुछ कलाकार हैं वो अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, कोई कारपेंटर है, कोई गार्डनर है, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में, ताकि उनको कुछ ना कुछ स्किल्स आए, कुछ लाइफ स्किल्स आएँ,
ताकि अगर वो कभी बीच में ऐसा होता है कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है या उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो कम से कम उसको कुछ स्किल्स आएँ जिससे वो अपना कुछ काम कर सके खुद का। एकदम ऐसा ना रहे कि उसको सिर्फ किताबी नॉलेज ही है और कुछ नहीं आता है उसके अलावा। अगर उसको कुछ जॉब नहीं मिल पाई ज़्यादा अच्छी तो फिर वो डिप्रेस्ड हो जाए, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ उसको आना चाहिए एज स्किल के रूप में। इसके अलावा 11th क्लास में जो हम सब्जेक्ट चूज़ करते थे, जैसे कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब अलग होते थे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है, मैं इसको सबसे अच्छा तो ये इसी को मानता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है लेकिन आपको साथ में सोशल साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं अब नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि बांट दिया जाएगा कि साइंस वाले सिर्फ इतना ही लेंगे, इतना ही पढ़ेंगे और आर्ट्स वाले ये पढ़ेंगे, मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पहले ऐसा होता था कि मैथ्स वालों को बहुत ऊंचा समझा जाता था, मेरे हिसाब से समझा ही जाता था, ज़्यादा जिसके परसेंट आते थे उनको मैथ्स के लिए वरीयता दी जाती थी स्कूलों में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आप सबको भी इस चीज़ का अनुभव होगा। तो ये चीज़ें आई हैं, देर से आई पर दुरुस्त आई हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस पर हमें चर्चा करनी है अभी बहुत आगे, और ये बहुत बड़ी बड़ी ड्राफ्ट है, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं इसमें, और एक साथ चर्चा कर पाना तो इसके लिए संभव नहीं है इसमें आपसे, लेकिन हम इस पर बीच बीच में चर्चा करेंगे अभी। और इसके बाद हम बात करेंगे जो टीचर्स एजुकेशन है उससे रिलेटेड। ये तो हमने स्कूली शिक्षा जो है उस पर क्या बदलाव आए हैं ये बातें कर ली हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हम पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स आपको पसंद है, उसके अलावा आप ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ सोशल साइंसेस पढ़ना चाहते हैं, कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या म्यूज़िक पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब आप ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो और उस पर अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात। रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और अनुशंसाएं तो बहुत ही अच्छी हैं और सबको इस बात की खुशी है। आप भी पढ़ेंगे तो एक बार रोमांचित हो जाएंगे ज़रूर। इसके जो आगे का जो हमारा विचार विमर्श है, जो चर्चा है टीचर्स एजुकेशन पे, हम बात की वीडियो में करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही समझिए और होप कीजिए कि सब चीज़ें जो जैसी दिख रही हैं पॉलिसी में वैसी इम्प्लीमेंट हो जाएं, तो और अच्छे तरीके से हम आगे विकास कर सकें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और बेहतर हो, दुनिया के साथ जो जो प्रतियोगिता है हमारी उसमें हम खरे उतर सकें। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।